इस वीडियो सीरीज में हम एनआईएसएम सीरीज बीए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे, चाहे आप बिगिनर हो या एग्जाम देने वाले कैंडिडेट। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस पोर्शन और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टर एंड देयर फाइनेंशियल गोल्स। वाई इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट आखिर करते क्यों है? टू मीट फाइनेंशियल गोल्स। अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। आखिर ये फाइनेंशियल गोल्स होते क्या हैं? फाइनेंशियल गोल्स का मतलब होता है कि एक अमाउंट एंड टाइमलाइन अटैच टू फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव मेक्स अ स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल टू बी अचीव थ्रू इन्वेस्टमेंट। जस्ट लाइक आप बोल सकते हैं कि आप प्लानिंग कर रहे हैं रिटायरमेंट की, चाइल्ड एजुकेशन की, चाइल्ड मैरिज की, वेकेशन की, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? फाइनेंशियल गोल्स कहलाते हैं, जिसका आप एक टाइम डिसाइड करते हैं, जिसका एक आप अमाउंट डिसाइड करते हैं कि इतने टाइम बाद, सपोज आपको 10 साल बाद एक 1 ईयर के अमाउंट की रिक्वायरमेंट है फॉर रिटायरमेंट के पर्पज से, तो ये हमारे क्या कहलाता है? फाइनेंशियल गोल कहलाता है। अब फाइनेंशियल गोल्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कॉमन एंड सेकंड होता है अनकॉमन। अब कॉमन गोल्स में आखिर आते क्या हैं? फर्स्ट हमारा जैसे चाइल्ड एजुकेशन। चाइल्ड एजुकेशन एक कॉमन है जो हर किसी को रिक्वायरमेंट होती है, हर कोई अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है। रिटायरमेंट प्लानिंग, हर कोई प्लान करता है कि वो आफ्टर रिटायरमेंट उनके पास एक इनकम जनरेट हो जो वो रिटायरमेंट की एज में एंजॉय कर सके। ड्रीम हाउस, ये भी हमारा कॉमन होता है। मोस्टली लोगों का कंसर्न होता है कि उनका एक अपना घर हो, तो ये भी हमारा कॉमन गोल होता है। मैरिज, सब लोग मैरिज करते हैं, तो ये भी हमारे क्या कहलाता है? कॉमन फाइनेंशियल गोल्स। बाइंग अ कार एंड वेकेशंस। अब अनकॉमन में आखिर आते क्या है? स्टार्टिंग अ बिजनेस। अब स्टार्टिंग अ बिजनेस के हर किसी का कॉमन गोल आप नहीं कह सकते कि सबका ये एक गोल है कि वो अपने बिजनेस स्टार्ट करे। मोस्टली लोग क्या करते हैं? जॉब में होते हैं, कोई जॉब में वर्किंग होता है, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, तो ये एक अनकॉमन फाइनेंशियल गोल है। सेल्फ हायर एजुकेशन। अब किसी को सेल्फ स्टडी करनी है, किसी को एमबीबीए करना है, किसी को यूएस जाके कुछ अच्छी एजुकेशन करनी है, तो ये सेल्फ हायर एजुकेशन अनकॉमन गोल होता है, ये एक कॉमन गोल नहीं है। ब्रेक फ्रॉम वर्क, आप बोल सकते हैं कि वेकेशन प्लानिंग के लिए कि किसी को अपने वर्क से थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो उसके लिए उन्हें फंड की रिक्वायरमेंट है, तो ये हमारा किस में कहलाता है? अनकॉमन फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल्स के बारे में हम जान चुके हैं। अब ये देखते हैं कि फाइनेंशियल गोल्स के स्टेप क्या होते हैं, कि कैसे करके आप उस फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? अपनी गोल सेटिंग करनी होती है कि लाइफ इवेंट्स के अकॉर्डिंग। अब लाइफ इवेंट्स होते क्या है? ये दो टाइप के होते हैं, डिजायरेबल इवेंट्स एंड अनडिजायरेबल इवेंट्स। अब डिजायरेबल इवेंट्स आप बोल सकते हैं कि जो ऑलरेडी आपको पता है होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको पता है रिटायरमेंट आप हो जाएंगे, अगर 60 की एज आपने अचीव कंप्लीट कर लिए, तो आप रिटायरमेंट हो जाएंगे। चाइल्ड एजुकेशन, अगर जो कोई भी बच्चा छोटा है, अभी माइनर है, 18 के बाद उसे चाइल्ड एजुकेशन एजुकेशन के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी हमारे क्या है? डिजायरेबल इवेंट्स है। अब अनडिजायरेबल इवेंट्स में क्या आता है कि हॉस्पिटलाइजेशन। अब किसी को भी कोई भी डिसीज हो गई, अब हॉस्पिटलाइजेशन कब हो जाए ये किसी को नहीं पता, तो ये किस में आता है? हमारा अनडिजायरेबल इवेंट्स में। थेफ्ट, मतलब कहीं पे चोरी हो गई, अब किसी को नहीं पता होता कि कहीं किसी शॉप में, किसी के घर में कोई चोरी होने वाली होती है, तो ये एक हमारे क्या कहलाता है? अनडिजायरेबल इवेंट्स। अब डिजायरेबल इवेंट्स जो होते हैं कि हमारे जो ऑलरेडी प्लान होते हैं, ठीक है। अनडिजायरेबल जो रियली इमरजेंसी हो जाती है या फिर किसी भी मिसहैपनिंग की वजह से हो जाते हैं। सेकंड हमारा क्या होता है कि सेटिंग प्रायोरिटी टू गोल्स, मतलब अपने गोल्स को क्या करना? प्रायोरिटी देना। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे अपने गोल्स बताए कि मुझे रिटायरमेंट का भी गोल है, मेरा चाइल्ड एजुकेशन का भी है, मुझे वेकेशन पे भी जाना है, तो ये हमारे क्या हो रहे हैं? हमारे गोल्स बन रहे हैं बहुत सारे। अब मुझे सबसे पहले कौन सा गोल अचीव करना है, उसके लिए मैं क्या दूंगी? अपने गोल्स को प्रायोरिटी दूंगी कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा है, सेकंड प्रायोरिटी कौन सा है एंड थर्ड प्रायोरिटी कौन सा गोल है। अब प्रायोरिटी भी हम कैसे देते हैं? जो इम्पोर्टेंट गोल्स होते हैं जैसे चाइल्ड एजुकेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमने इसे क्या करा? फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिया। अब कहीं पे ड्रीम वेकेशन, मतलब आपको कहीं घूमने जाना है, आपको यूएस जाना है, आपको स्विट्जरलैंड जाना है, तो ये हमारा क्या है? एक इम्पोर्टेंट गोल नहीं है, आपकी क्या है? ये इच्छा है
कि आपको घूमने जाना है, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट गोल में नहीं आता, तो हमने क्या बोला, इसको हम लास्ट अपने प्रायोरिटी में रखेंगे गोल्स में। एंड थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि असाइनिंग अमाउंट एंड टाइमलाइन टू गोल्स। इसका मतलब क्या होता है कि आपने गोल्स डिसाइड कर लिए कि रिटायरमेंट है, हमारा चाइल्ड एजुकेशन है, अब उसके लिए हमें कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है और कितने टाइम में वो अचीव करना है, उसको डिसाइड करना। गोल कितने टाइप के होते हैं? गोल हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल बोल सकते हैं वो फाइनेंशियल नीड्स, जहाँ से पैसा जल्दी चाहिए या फिर जो रिस्क लेने की कैपेसिटी उसकी क्या होती है, बहुत कम होती है। एंड लॉन्ग टर्म गोल्स आप बोल सकते हैं कि इसमें बहुत टाइम बाद आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, बहुत ईयर्स बाद आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, मतलब यहाँ पे आप रिस्क ज़्यादा लेने की कैपेसिटी में हैं। अब शॉर्ट टर्म गोल में टाइम पीरियड कितना होता है कि 1 ईयर से बिलो या फिर 1 साल तक, 1 साल से 3 साल तक हमारा किसमें कहलाता है, शॉर्ट टर्म गोल कहलाता है। बट अगर आपने 3 साल से ज़्यादा का कोई आपका गोल है, तो वो हमारा किसमें आ जाता है, आपका लॉन्ग टर्म गोल में। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं शॉर्ट टर्म गोल का। शॉर्ट टर्म गोल का एग्जाम्पल क्या होता है कि हाउस डाउन पेमेंट करनी है, आपने कोई भी हाउस लिया है तो उसकी डाउन पेमेंट करनी है, कोई भी कार परचेज करनी है आपको, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए पार्शियली आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे भी वेकेशन पे जाना है तो वेकेशन का आप प्लानिंग नहीं करेंगे कि मुझे 10 साल बाद कहीं पे वेकेशन जाना है, आप प्लानिंग करते हैं कि 1 साल में, 2 साल में एटलीस्ट हमें कहाँ जाना है, वेकेशन पे जाना है। बिजनेस सेटअप करना है, बिजनेस सेटअप भी कोई आप ईयर्स में प्लानिंग नहीं करते हैं। अगर किसी को बिजनेस सेटअप करना है, वो क्या बोलते हैं कि मुझे 6 मंथ में, 1 ईयर में, मैक्सिमम 2 से 3 इयर्स में मुझे क्या करना है, अपना बिज़नेस सेटअप करना है। कोई ऐसा प्लानिंग नहीं करता है कि मुझे 10 साल के लिए अपना बिज़नेस सेटअप करना है। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म गोल के एग्ज़ाम्पल क्या होते हैं कि चाइल्ड एजुकेशन, अब चाइल्ड मान लेते हैं आपका माइनर है अभी 1 इयर्स का ही है, तो आप प्लानिंग करते हैं कि 18 के बाद ही हमें फंड की रिक्वायरमेंट है, मतलब आपके पास 18 इयर्स हैं उस चाइल्ड एजुकेशन के गोल के लिए। मैरिज के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि माइनर में ही उसकी मैरिज की प्लानिंग करने लग जाते हैं, या फिर 18 के बाद वो प्लानिंग करते हैं कि हम अपने बच्चे की 25 की एज में मैरिज कर देंगे। तो आपके पास वो 5-7 साल का टाइम पीरियड मिल जाता है। वैसे ही सेम रिटायरमेंट का, अब अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है कि हमारा कोई ऐसा गोल नहीं है, बट मुझे वेल्थ क्रिएशन करनी है, तो वो भी हमारा किसमें कहलाता है, लॉन्ग टर्म गोल्स में। अब हमने गोल्स की प्लानिंग कर ली, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन से गोल्स, किसको प्रायोरिटी कितनी देनी है, बट आखिर ये गोल्स अचीव कैसे होंगे? तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सेविंग। अगर आप सेविंग नहीं कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सेविंग अ पोर्शन ऑफ योर मंथली इनकम, मतलब आप अपनी मंथली इनकम का कुछ पोर्शन क्या कर रहे हैं, सेव करके रख रहे हैं, जहाँ पे आपका कैपिटल क्या हो रहा है, सिर्फ सेव हो रहा है। वहीं पे सेकंड होता है हमारा इन्वेस्टमेंट, मतलब जो सेव मनी है उसे क्या करना, उसे इन्वेस्ट करना, ताकि वहां से आप क्या कर सके, एक प्रॉफिट अर्न कर सके। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इट मीन्स पार्किंग ऑफ मनी समवेयर टू अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट, मतलब आपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करना जहां से आप वहां से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न रिटर्न्स और प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि आप वहां से कुछ भी रिटर्न या फिर प्रॉफिट जनरेट कर सके। नोट हमारा क्या है कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एज सेविंग कम्स बिफोर इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सबसे पहले सेविंग करनी पड़ती है। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है, एक ही कॉइन्स के 2 साइड्स हैं। एसेट क्लासेस, अब एसेट क्लासेस का मतलब क्या होता है, हमने प्लान कर लिया कि हम अपने अमाउंट को क्या करेंगे, सेव करेंगे, सेव करने के बाद उसे इन्वेस्ट करेंगे, बट ये आखिर इन्वेस्टमेंट होता क्या है? तो सबसे पहला है हमारा इक्विटी। इक्विटी में भी बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आप क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जस्ट लाइक ब्लू चिप कंपनीज, जो हमारी आप बोल सकते हैं ग्रोथ कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जांपल टाटा, निपॉन, ये हमारी क्या है, ब्लू चिप कंपनीज हैं जो ऑलरेडी ग्रोथ पर पहुंच चुकी हैं। ठीक है, टॉप 100 कंपनीज में आती हैं। मिड साइज कंपनी जो ब्लू चिप से बिलो कंपनीज होती हैं, वो हमारी किस में आती है, मिड साइज कंपनी में आती है। मिड साइज के बाद हमारा है स्मॉल साइज, मतलब जो मिड
जिससे भी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर है, अभी स्टार्ट ही हुई है, वो कंपनी हमारी क्या कहलाती है? स्मॉल कंपनीज़ कहलाती हैं। अब ये तीनों हमारी इक्विटी की एक्चुअल में कैटेगरी हैं, तो कैटेगरी के टाइम पे हम इसे डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा अनलिस्टेड कंपनीज़। अब अनलिस्टेड कंपनीज़ ऐसी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती, तो इसलिए इनमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा लेस लिक्विडिटी होता है। सेकंड है फॉरेन स्टॉक। फॉरेन स्टॉक क्या है कि इंडिया के बाहर की कंपनीज के शेयर्स, जिससे ग्लोबल मार्केट में क्या हो, इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी हमारा क्या है, इक्विटी का एक कैटेगरी है, उसे हम आगे समझेंगे डिटेल्स में। मार्केट इंडेक्स या एसेट को ट्रैक करने वाले फंड्स को स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स की तरह ट्रेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड ऐसे म्यूचुअल फंड जो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स जैसे निफ्टी या सेंसेक्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट मतलब जहां से आपको एक फिक्स्ड इनकम जनरेट हो जाए, मतलब आपको फिक्स आरओई मिल जाए, मतलब फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक, रिकरिंग डिपॉजिट विद द बैंक, एंडोमेंट पॉलिसीज, मनी बैक पॉलिसीज, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, मतलब इस सब में आपको क्या मिल जाता है, एक फिक्स इनकम का मौका मिल जाता है। कमोडिटीज, कमोडिटीज में हमारा क्या आता है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना, गोल्ड फंड्स होते हैं हमारे म्यूचुअल फंड में, उसमें इन्वेस्टमेंट करना, कमोडिटीज के ईटीएफ भी आते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। इसे भी हम आगे कवर करेंगे डिटेल्स में। रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर। रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी दो टाइप के होते हैं, फिजिकल एसेट्स एंड हमारा फाइनेंशियल एसेट्स। अब फिजिकल एसेट्स में हमारा क्या आता है, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल, घर, फ्लैट, शॉप या ऑफिस जैसे प्रॉपर्टी एसेट जिनको रेंट या रीसेल के लिए यूज किया जाता है, वो हमारी क्या कहलाता है, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स में तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट है हमारा रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड, मतलब ऐसे म्यूचुअल फंड जो रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मतलब REIT, ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसमें लार्ज प्रॉपर्टीज से रेंटल इनकम अर्न करने का चांस मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मतलब INVIT, रोड, पावर या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन। हाइब्रिड एसेट क्लासेस। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जिसमें इक्विटी एंड डेट दोनों का पोर्शन होता है, मतलब स्टॉक मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दोनों में इन्वेस्टमेंट होता है। मल्टी एसेट मतलब जो हमने अभी बात करी, इक्विटी की, फिक्स्ड इनकम की, कमोडिटीज की, रियल एस्टेट्स की, मतलब इन सब में अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना ही क्या कहलाता है, मल्टी एसेट फंड कहलाता है। अदर्स में हमारे क्या आ जाते हैं, रेयर कॉइन्स। अब रेयर कॉइन्स क्या होता है कि पुराने और यूनिक कॉइन्स जिनकी कलेक्टर वैल्यू हाई होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना। आर्ट जैसे पेंटिंग्स या आर्ट वर्क्स में इन्वेस्टमेंट जिनकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ सकती है। रेयर स्टैम्प्स, यूनिक और ओल्ड स्टैम्प जो कलेक्टर के लिए वैल्यूएबल होते हैं। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, एसेट क्लास। इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क आखिर होता क्या है, राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओवर टाइम, मतलब टाइम टू टाइम किसी भी गुड्स या फिर सर्विसेज का प्राइस मूवमेंट होना, प्राइस बढ़ना। आप इसे सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। अब महंगाई में भी अब इसे हम लोग रिटर्न से कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑप्शन रियल रेट ऑफ रिटर्न। रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, जिसमें आपने इन्फ्लेशन को क्या करा है, एडजस्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा है और वहां से आपको 12% का रिटर्न जनरेट हुआ है, तो वहां पे आप इन्फ्लेशन अभी करंट में चल रहा है 6%, जब आप रिटर्न में से इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, रियल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, आपने 12% का रिटर्न जनरेट किया, इन्फ्लेशन था 6%, मतलब जो एक्चुअल रिटर्न आपको मिला है वो मिला है आपको 6%। और नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न क्या बताता है, व्हेन रिटर्न कैलकुलेशन इज डन विदाउट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, मतलब जिस रिटर्न में आपने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करा है वो हमारा नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न बताता है। मतलब सेम एग्जांपल, जो हमारा 12% रिटर्न था वही हमारा क्या है, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, बट जब हमने उसे इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया तो 6% हमारा क्या मिल रहा है, रियल रेट ऑफ रिटर्न।
सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपने कुछ भी गुड्स बाय करा है जिसकी वैल्यू है अभी 10,000 और इन्फ्लेशन हमारा चल रहा है 8%, तो आफ्टर 5 इयर्स उसकी वैल्यू 10,000 से हो जाएगी 14,693 रुपीज। आफ्टर 10 इयर्स उसकी वैल्यू हो जाएगी 21,589 रुपीज। आफ्टर 20 इयर्स उसकी वैल्यू हो जाएगी 26,610 रुपीज। एंड आफ्टर 30 इयर्स 10,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,0627 रुपीज। तो ये हमारा क्या बताता है, महंगाई। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको कुछ रिस्क भी मिलते हैं। फर्स्ट रिस्क हमारा है लिक्विडिटी रिस्क। व्हेन सेलिंग एन इन्वेस्टमेंट एंड हैव टू पे एग्जिट लोड और देयर इज लेस लिक्विडिटी, एग्जांपल रियल एस्टेट प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या होता है, जिस भी इन्वेस्टमेंट में आपने अमाउंट इन्वेस्ट करा है वहां से आपको अमाउंट जल्दी ना मिलना। फॉर एग्जाम्पल आपने रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट करा है, तो अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और उस प्रॉपर्टी को सेल आप 1 दिन में या 2 दिन में नहीं कर सकते, उसके लिए पहले आपको बायर ढूंढना पड़ेगा, देन उसके बाद अपने डीलर को ढूंढना पड़ेगा, डील होगी, देन डॉक्यूमेंटेशन होगा। मतलब ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है जिसकी वजह से आप अपने अमाउंट को क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी इजीली नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, लिक्विडिटी रिस्क। सेकेंड है हमारा क्रेडिट रिस्क। अब क्रेडिट रिस्क क्या होता है, इन केस योर बॉन्ड और डिबेंचर डिफॉल्ट ऑन इट्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑब्लिगेशंस। मतलब क्रेडिट रिस्क आप बोल सकते हैं कि आपने बॉन्ड में या डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करा है और कहीं से आपको पैसे ना मिलने की उम्मीद। फॉर एग्जाम्पल आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया था ऐसी कंपनी में जिसकी रेटिंग बहुत कम थी और वहां से अब आपको लग रहा है कि आपको पैसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो उस कंपनी की ग्रोथ नहीं है या फिर कोई भी पर्टिकुलर रीजन हो सकता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्रेडिट रिस्क कहलाता है। अब नोट करने की बात क्या है कि ऑलवेज चेक द क्रेडिट रेटिंग्स ऑफ द बॉन्ड्स बिफोर इन्वेस्टिंग। जब भी आप बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में या फिर एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्रेडिट रेटिंग देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मार्केट रिस्क एंड प्राइस रिस्क। जब मार्केट का मूड या आउटलुक चेंज होता है तब इन्वेस्टमेंट की प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं। इस फ्लक्चुएशन को वॉलेटिलिटी भी कहते हैं। फर्स्ट है मार्केट वाइड रिस्क। ये रिस्क पूरे मार्केट को इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए मार्च 2020 में कोविड के टाइम इन्वेस्टर के अंदर फेयर और नेगेटिव सेंटिमेंट था जिसकी वजह से पूरा स्टॉक मार्केट गिर गया था। मतलब अगर पूरा मार्केट डाउन हो रहा है तो इसे क्या कहते हैं, मार्केट वाइड रिस्क कहते हैं। सेकंड है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। ये रिस्क किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी टेक्निकल कंपनी की सेल्स कम हो जाती है या नए टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से उसका बिजनेस वीक हो जाए तो उसके शेयर प्राइस गिर सकते हैं। इसे कहते हैं कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। थर्ड है हमारा इंडस्ट्री और सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क। ये रिस्क किसी के सेक्टर या इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए या किसी सेक्टर में स्लो डाउन आ जाए तो उस सेक्टर की कंपनीज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे बैंकिंग, आईटी, फार्मा, रियल एस्टेट सेक्टर अलग अलग रीजन से इम्पैक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये रिस्क तब होता है जब इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं और उसका इफेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पर पड़ता है। ये मेनली बॉन्ड्स और डेट सिक्योरिटीज को इम्पैक्ट करता है। इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस का इनवर्स रिलेशन होता है। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो बॉन्ड प्राइस नीचे आएगा, इंटरेस्ट रेट अगर नीचे आ रहा है तो बॉन्ड प्राइस ऊपर आएगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मान लेते हैं एक बॉन्ड प्राइस 1000 का इशू हुआ 1 साल पहले के लिए 8% के इंटरेस्ट पे, बाद में मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़कर 8.5 हो गया। अब नए बॉन्ड ज्यादा रिटर्न देंगे इसलिए पुराना 8% वाला बॉन्ड इन्वेस्टर को कम अट्रैक्टिव लगेगा। अगर आप उस पुराने बॉन्ड को बेचने चाहेंगे तो आपको डिस्काउंट पर बेचना पड़ेगा। इसी को इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। मैच्योरिटी फैक्टर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट रेट चेंज का इफेक्ट ज्यादा होता है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स पर इफेक्ट कंपैरेटिवली कम होता है। मतलब जितनी ज्यादा मैच्योरिटी उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट रिस्क। बिहेवियरल बायसेस इन इन्वेस्टिंग। मतलब इन्वेस्टर का बिहेवियर कैसा होता है उसके इन्वेस्टिंग के प्रति।
फर्स्ट है अवेलेबिलिटी, ह्यूरिस्टिक, पास्ट परफॉर्मेंस। लोग अक्सर पुराने रिटर्न्स देखकर इन्वेस्टमेंट डिसाइड कर लेते हैं बिना फ्यूचर रिस्क को समझे। तो यह हमारा क्या कहलाता है? अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहलाता है। सेकंड है कंफर्मेशन बायस। सिर्फ वही इंफॉर्मेशन ढूंढना जो आपकी सोच को क्या करे, सपोर्ट करे, और अपोजिट फैक्टर्स को क्या करना, इग्नोर करना और इन्वेस्टमेंट कर देना, ये हमारा कंफर्मेशन बायस कहलाता है। थर्ड है हमारा फैमिलियरिटी बायस। जिन कंपनीज या प्रोडक्ट्स को हम जानते हैं उनमें ही इन्वेस्टमेंट करना कंफर्टेबल लगता है। फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड्स ने, फैमिलीज ने, कलीग्स ने किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करा है और इन्वेस्टर क्या कर रहा है, उसी को देख के आपने भी इन्वेस्टमेंट कर दे रहा है, तो ये हमारा फैमिलियरिटी बायस कहलाता है। फोर्थ है हमारा हर्ट मेंटालिटी। हर्ट मेंटालिटी दूसरे लोग जो कर रहे हैं वही फॉलो करना बिना प्रॉपर रिसर्च के। हर्ट मेंटालिटी को आप बोल सकते हैं भेड़ चाल, कि कोई भी इन्वेस्टर किसी एक ग्रुप को देख के क्या कर रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिना ये सोचे समझे कि सामने वाले का गोल क्या है, टाइम पीरियड क्या है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है। नेक्स्ट है हमारा लॉस अवर्जन। लॉस का डर इतना ज्यादा होता है, लोग रिस्की डिसीजन लेने से बचने लगते हैं। मतलब किसी इन्वेस्टर का प्लानिंग है लॉन्ग टर्म के पर्पस का, बट वो फिर भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या है, लॉस का डर है। नेक्स्ट है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस अपनी नॉलेज या मार्केट प्रेडिक्शन पर ज्यादा कॉन्फिडेंस रखना और रिस्क को क्या करना, इग्नोर कर देना, ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस बिहेवियरल बायस कहलाता है। नेक्स्ट है रिसेंसी बायस। रिसेंस आप बोल सकते हैं कि रिसेंट मार्केट परफॉर्मेंस को देखकर क्या करना, फ्यूचर डिसीजन लेना। जैसे मार्केट अप गई तो आपको क्या लगेगा कि मार्केट फ्यूचर में भी अच्छी जाएगी या हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करती है। मार्केट अगर डाउन साइड में है तो आप ये प्रेडिक्ट कर ले रहे हैं कि फ्यूचर में भी मार्केट डाउन साइड में जाने वाली है, तो ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी मार्केट को देख के, रिसेंट मार्केट को देख के अपने फ्यूचर डिसीजन ले रहा है या फिर अपने फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा है, मतलब वो क्या है, रिसेंसिव बायस कहलाता है हमारा। Risk profiling, identifying risk appetite of the investor so that those schemes should not be recommended which are beyond the investor risk handling capacity. Risk profiling का मतलब क्या होता है, अपने इन्वेस्टर के बारे में जानना कि वो कितना रिस्क ले सकता है, कितना उसे रिस्क लेना चाहिए या फिर कितनी उसकी एबिलिटी है रिस्क लेने की। मतलब द नीड टू टेक रिस्क, हाई रिटर्न्स टू अचीव गोल्स, द एबिलिटी टू टेक रिस्क मतलब फाइनेंशियल कंडीशन देखना और टाइम हॉरिजन के अकॉर्डिंग करना। द फिलिंगनेस टू टेक रिस्क मतलब जो हमारा इन्वेस्टर है उसका क्या देखना, मेंटल स्टेट देखना कि वो अपने, अगर मार्केट के अकॉर्डिंग उसकी परचेज वैल्यू डाउन साइड में दिख रही है तो उसका मेंटल स्टेट कैसा है कि वो अपनी वैल्यू को डाउन साइड में देख सकता है। तो ये हमारा रिस्क प्रोफाइलिंग में आता है। एसेट एलोकेशन क्या होता है? एसेट एलोकेशन का मतलब होता है अपने पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डिवाइड करना। जैसे इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, गोल्ड्स, डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, एफडी और रियल एस्टेट। मतलब इसका मतलब आप बोल सकते हैं एसेट एलोकेशन करके आप क्या करते हैं, रिस्क को कंट्रोल करते हैं, ज्यादा रिटर्न मिलने की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है आपको और फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो सकते हैं। फर्स्ट हमारे आप बोल सकते हैं दो पॉपुलर अप्रोचेस होते हैं एसेट एलोकेशन के भी। फर्स्ट है हमारे स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन का मतलब क्या है, कुछ भी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले उसकी स्ट्रैटेजी करना। जैसे आपको इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारा हमारा स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही डिसाइड हो रहा है। सेकंड होता हमारा टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, जिसे हम लोग डायनेमिक एसेट एलोकेशन भी कहते हैं। ये हम मार्केट के अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब मार्केट जैसा परफॉर्म कर रही है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी प्लान नहीं कर रहे हैं, बस अपना एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन को मेंटेन कर रहे हैं। सपोज आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड में जाने वाली है
तो मतलब अगर इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी में है, तो वो इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कम इन्वेस्टमेंट कर देगा। बट अगर वैसे ही इन इक्विटी मार्केट इंक्रीज़ हो गई एंड बॉन्ड के प्राइस डाउन साइड में चले गए, तो वो क्या करेगा, बॉन्ड बॉन्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा और इक्विटी में कम एसेट एलोकेशन करेगा। तो मतलब जो मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट के चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने एसेट एलोकेशन को चेंज करना क्या कहलाता है? टैक्टिकल एसेट एलोकेशन कहलाता है। रीबैलेंसिंग, रीबैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक चेंज और मॉडिफिकेशन इन टारगेट एसेट एलोकेशन। मतलब जो आपने एलोकेशन करा था उसमें अब क्या करना, पीरियोडिक मतलब टाइम टू टाइम उसे चेंज करना। फॉर एग्जांपल आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करा था 20% एंड डेट में सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करा था आपने 70% या फिर 80% एंड 10% आपने कर दिया गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। बट अगर आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड में चली गई, तो आपने इक्विटी में क्या कर दिया, 50% एलोकेशन कर दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपने 20% एलोकेशन कर दिया एंड 30% एलोकेशन आपने गोल्ड्स में कर दिया। ये जो आप टाइम टू टाइम अपने एसेट एलोकेशन को चेंज कर रहे हैं, यही हमारा क्या कहलाता है? रीबैलेंसिंग कहलाता है। अब नोट आ जाता है कि रीबैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड ऑन बोथ स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। अब ये रीबैलेंसिंग हमें स्ट्रेटेजिक में और टैक्टिकल दोनों में क्यों फॉलो करनी पड़ती है? क्योंकि स्ट्रेटेजिक में भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ डिसाइड करा था, बट मान लेते हैं कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से उसे स्ट्रैटेजी वो फॉलो नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं। मतलब अपना इक्विटी पोर्शन कम करेंगे, डेट पोर्शन ज़्यादा करेंगे। वैसे ही टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में भी रीबैलेंसिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।